फिर जब वो बच्चा जन्म लिया नाजरत अस्पताल में, तो उसके जन्म के 15 दिन के बाद मैंने डीएनए टेस्ट करा लिया। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट मेरे पास है, जिसमें मुझे बताया गया कि मैं उसका जैविक पिता नहीं हूँ। सबसे पहला मेरा ऑप्शन था कि मैं नौकरी छोड़ूंगा, मेरे बच्चों के पास आऊं, उनकी सेफ्टी करूं। ये इसमें तो थोड़ा समय तो लगेगा ही। 2015 में मैंने एप्लीकेशन डाली और 2016 में सेवानिवृत्त होके आया। घर आके देखिए सर, खाली बैठ के बच्चों का भरण पोषण नहीं हो सकता आज के महंगाई के जमाने में। फिर मुझे दूसरी नौकरी भी करनी पड़ेगी, वो भी मैंने की। नमस्कार, स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स में और मैं हूं सुशील। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक पूर्व सैनिक ने प्रार्थना पत्र देकर उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात एक उप निरीक्षक, जो कि वर्तमान समय में कौशाम्बी जनपद में तैनात है, उनके ऊपर बेहद ही गंभीर आरोप पूर्व सैनिक ने लगाए हैं। पूर्व सैनिक के जो आरोप हैं वो बेहद ही गंभीर है। पूर्व सैनिक का आरोप है कि उनकी पत्नी को झूठे प्रेम जाल में फंसा उप निरीक्षक ने उनकी कीमती जमीनों को बेच दिया है, जो कि पूर्व सैनिक ने अपनी पत्नी के नाम खरीदी थी। और भी कई बेहद गंभीर आरोप उप निरीक्षक के ऊपर लगाए हैं। पूर्व सैनिक ने आरोप लगाया है कि उप निरीक्षक लगातार अपने गुर्गों को भेजकर मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं। इस मामले में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कौशाम्बी के एडिशनल एसपी ने कहा है कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात यह है कि कौशाम्बी पुलिस इस मामले में जांच कर क्या कार्रवाई करती है। पूर्व सैनिक ने जो आरोप लगाए वो बेहद ही गंभीर हैं और इस मामले की जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और जो भी दोषी पाया जाता है उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। हमने जब पूर्व सैनिक से बात की तो जो उनका दर्द है सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और सोचने पर विवश हो जाएंगे कि आखिर इंसान किस पर भरोसा करे। उन्होंने जो अपना दर्द बयां किया है, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। लेकिन बातचीत के दौरान हमने उनके चेहरे को ब्लर कर दिया है, क्योंकि पूर्व सैनिक का कहना है कि इस मामले में हमारी बहुत बदनामी हो चुकी और हम बहुत मानसिक तनाव झेल चुके हैं। अब किसी तरह हम मानसिक तनाव से बाहर आ चुके हैं। हम नहीं चाहते कि एक बार फिर से हम मानसिक तनाव में चले जाएं। जो मामला है ये कब से शुरू हुआ? आपकी शादी कब हुई? शादी हुई है जून में 2005 लखनऊ में। आपकी सर्विस कब लगी? सर्विस सन 97 में लगी थी। तो जब शुरुआत में आपकी शादी हुई, आपके पति पत्नी के बीच में प्रेम था? बहुत अधिक प्रेम था, सब कुछ बहुत अच्छा था। 2007 में एक लड़का हुआ, 2010 में एक लड़की भी हुई है। 2013 के आसपास से मामला सब खराब होने लगा था। ये कैसे पता चला और कैसे आपको एहसास हुआ कि आपकी पत्नी का जो चरित्र है वो ठीक नहीं, आपको चीट कर रही है, धोखा दे रही है? 2011 में मेरी पोस्टिंग राजस्थान हो गई थी, जहां मैं चला गया अकेले। उस समय तक पत्नी को 2010 जुलाई में नौकरी मिल गई थी प्राइमरी टीचर की। कौशाम्बी जिले से शुरुआत हुई थी, आज की डेट में तो वो प्रयागराज में है। और जब इनकी नौकरी थी तो ये मेरे साथ जा नहीं सकती थी, बच्चे यहीं थे, मेरे माता पिता बुजुर्ग थे, वो इनके साथ थे इनकी मदद करने के लिए। और 2013 में क्या हुआ कि ये पत्नी आए दिन रोज रोज झूठा बहाना कोई ना कोई बना के रात में देर रात तक आवे। पता चला स्कूल भी नहीं जाती थी, वहाँ हाजिरी अपनी एडजस्ट कर लेती थी और उसके बाद एसआई के साथ घूमती रहती थी। क्या नाम था उनका? एसआई अजीत सिंह, वर्तमान में टेवा पुलिस चौकी इंचार्ज है कौशाम्बी में। तो कैसे पता चला कि आपकी पत्नी किसके साथ घूम रही है? 2014 में अजीत सिंह के कहने पे मेरी पत्नी ने दोनों बच्चों को लेके अलग किराए का मकान अजीत सिंह जहाँ रहता था उसके नज़दीक में लेके रहने लगी, ये बताते हुए कि सास ससुर प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान करते हैं। ठीक है, मैंने ये भी मान लिया, चलो रहो। जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, 2015 मार्च में अपनी जो है भूतपूर्व पत्नी के मोबाइल से मुझे जानकारी हुई कि इन दोनों के अवैध संबंध हैं। अजीत सिंह से आपका परिचय कब हुआ? अजीत सिंह से मेरा परिचय मेरी भूतपूर्व पत्नी ने कराया था कि ये मेरी सहेली नीतू सिंह का भाई है, मेरा भी मुंह बोला भाई है और मैं इसको जो है राखी बांधती हूँ जी। तो ठीक है, उसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। मगर बाद में मुझे जानकारी हुई कि मेरी गैर मौजूदगी में हर समय वो तो यहीं रहता था, आपके घर में, जो किराए के मकान में औरत रहती थी। मेरी पोस्टिंग तो बाहर थी, मैं तो बाहर ही रहता था। तो फिर आपने क्या किया? जिस समय मुझे ये जानकारी हुई उस समय मेरी भूतपूर्व पत्नी ये प्रेग्नेंट थी। फिर मैंने ये सबसे पहले सोचा कि मेरे 2 बच्चे तो मेरे हैं, मुझे क्लियर है,
ये तीसरे बच्चे की शुरुआत कब से हुई होगी, तो मैंने जरा सा ये जानने की कोशिश की कि बच्चे कैसे होते हैं, क्या होते हैं। इंटरनेट से जानकारियां जुटाई, जिससे मैंने ये जान लिया कि ये बच्चा मेरा हो नहीं सकता। फिर जब वो बच्चा जन्म लिया नाजरत अस्पताल में, तो उसके जन्म के 15 दिन के बाद मैंने डीएनए टेस्ट करा लिया। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट मेरे पास है, जिसमें मुझे बताया गया कि मैं उसका जैविक पिता नहीं हूँ। तो क्या आपकी पत्नी को पता था कि आप डीएनए करा रहे हैं? मेरी पत्नी को पता चला जब मैंने उसको बोला कि अब डीएनए टेस्ट से पता चल गया कि मैं इसका पिता नहीं हूँ, तो बोली मुझसे एक बार भूल हो गई थी। मगर उसके बाद से एकदम मतलब बेशर्मों की तरह अजीत सिंह के साथ होटल में मिलना, कहीं इधर जाना, कहीं बनना। तो मेरे 2 पहले जो बच्चे थे उनसे कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, मेरी उस समय पोस्टिंग जो है पटना आ चुकी थी। मैं मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं क्या ना करूं। बहरहाल मैंने उनकी फुटेज ले ली, जो इन लोगों ने फ़ोटो खींची होटल वगैरह में। मेरे पास सारी अश्लील इनकी फ़ोटोज़ हैं। इनकी आपस की बातचीत के भी बात हैं, बहुत से सबूत हैं मेरे पास अन्य। जी, ये सबूत ये दे देंगे कि ये कौन है, क्या है, इनके क्या आपस में रिश्ते हैं, ये लड़की कौन है, ये सब कुछ हो जाएगा। 2016 में मैं प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेके सेना से वापस आया इलाहाबाद। फिर यहाँ मैंने सरकारी बैंक में अप्लाई किया था, मुझे नौकरी मिली। नौकरी मिलने के तुरंत बाद सबसे पहले मैंने ये जान लिया था कि ये मेरे बच्चों की अब बर्बादी ये शुरू करेंगे। साथ ही साथ मैंने इनको आपस में बात करते हुए सुन लिया था कि मुझे पुलिसिया दिमाग से ये लोग किसी तरीके से जेल भेजने की कोशिश कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं। तो मैंने तत्काल अलग रहने का फैसला किया। मैंने अलग जो है अपना किराए का मकान लिया, दोनों बच्चों को साथ लिया, मैं वहीं रहने लगा। और ये अपनी नाजायज लड़की को लेकर के, इस लड़की हुई थी, नाजायज लड़की को लेकर के अजीत सिंह के बताए हुए ठिकाने में उसी के भेजे गए ड्राइवर के साथ पूरी शिफ्टिंग कर ली और अकेले रहने लगी। अब इसके बाद अजीत सिंह हमेशा आता है जाता है, जैसे उसकी नौकरी में उसको टाइम मिलता है, एज अ पति की तरह वो उसके गार्जियन बन के रह रहा। तो अजीत सिंह पहले से शादीशुदा थे? अजीत सिंह जहाँ तक मेरी जानकारी है 2002 में इनकी शादी हुई थी। 2004 में इनका लड़का हुआ था। फिर उस समय पत्नी इनकी छोड़ के चली गई थी। जब पत्नी चली गई थी उसके बाद ये अपना बच्चा ले आए थे। इनका बच्चा इनकी बहन नीतू सिंह पाल रही थी लखनऊ में। अभी जो जिस बेटी का आपने डीएनए कराया वो कहाँ है? वो पत्नी के साथ है, मेरी भूतपूर्व पत्नी के साथ शुरू से ही है। इसका मैंने मुकदमों में भी जिक्र कर रखा है हर जगह। पत्नी के नाम आपने कितनी संपत्तियां खरीदी हैं? शुरुआत में सन 2012 में एक संपत्ति खरीदी थी झलवा में, जिसको ये बेच गई। वो मेरे ही पैसों से खरीदी गई है। उसके बाद मेरे पिताजी के द्वारा एक वहाँ पे खेत था, तो पिताजी ने कहा कि लाओ मैं बच्चों के नाम कर देता हूँ। तो बाद में किसी तरह का विवाद ना हो तो तीनों बहुओं के नाम किया गया, जिसमें अनुपमा के नाम भी किया गया। जमीन उसको भी इसने बेच लिया 2016 में, उसका भी पैसा इसको मिला है। कितने का बेचा था? कम से कम 10-12 लाख का होगा। और देखिए, मूलधन राशि जो उधर दिखेगी पेपर में, मैं वो बता सकता हूँ। ओरिजिनली तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा थी और वो ज़्यादा पैसा पाए हैं। और अजीत सिंह की नज़र इसकी संपत्ति पे और इसकी नौकरी से मिलने वाली सैलरी पे ही है, नहीं तो ये कभी भी इसके साथ संपर्क ना करता। तीसरी एक ज़मीन है जो मेरे और भूतपूर्व पत्नी के नाम संयुक्त है, जो काफ़ी इस समय कीमती है, कम से कम 70-80 लाख की है। अब उसकी कीमत उस समय तो बहुत कम थी, मगर आज 15 साल 16 साल गुजर गए तो उसकी कीमत अच्छी हो गई है। मेरे पास आज कोई रहने का घर नहीं है। मैंने मुकदमा डाल रखा उस ज़मीन पे कि चूंकि वो ज़मीन मैंने खरीदी है, मेरे सैलरी अकाउंट से पैसा दिया गया है, तो इसलिए मेरी पत्नी का नाम हटा दिया जाए, मेरा मेरे बच्चों का रखा जाए, क्योंकि मेरे पास ही बच्चे हैं, मैं सब कुछ उन्हीं को दूंगा। जब संयुक्त रूप से आपकी पत्नी और आपके नाम वो जमीन है तो कोई अकेला तो बेच नहीं सकता? अकेला बेच सकता है उस कंडीशन में, क्योंकि अकेले का तो वो मालिक है और वो यही कोशिश कर रहे हैं। 8 साल से तो वो औरत ने कोई कोशिश नहीं की थी, मगर अजीत सिंह की नज़र अब पड़ी है और वो पूरी कोशिश कर रहा, अपने सारे सूत्र इस्तेमाल कर रहा कि कैसे न कैसे करके उसको बिकवाया जाए, नहीं तो औरत वहाँ खड़ी कभी नहीं होती थी ज़मीन पे। क्या आपने अपनी पत्नी से डाइवोर्स लिया? 2019 में मैंने फाइल किया था, ये सोच करके कि जब इस पत्नी को दोबारा अब आना ही नहीं है मेरे पास, तो और बच्चों की तो जो बर्बादी होनी थी हो ही रही है, उसको मैं संभालूं। जब सब कुछ मुझे अकेले करना है तो कम से कम जो संपत्ति है वो मेरे बच्चों को मिले। अदरवाइज वो मेरी लीगल वेटेड वाइफ रहेगी तो सारी संपत्ति भी ले जाएगी, मुझे मरवा सकती है। 2011 में मुझे मरवाने का प्रयास भी यहीं मंझनपुर में किया गया था, जिसकी FIR मैंने की थी, आज तक कुछ हुआ नहीं उसमें। अब मेरे सामने तो ये आते नहीं अजीत सिंह, आते हैं इनके कुछ गुर्गे, पता नहीं कौन है अज्ञात, मैं जिनको पहचानता भी नहीं हूँ। अभी 13 जुलाई को भी यही कोशिश की गई थी, मगर ये है कि मेरा अपना बचाव मैंने मेरे भाइयों द्वारा मिलकर हम लोगों ने कर लिया था। अभी आप अभी तक मौन क्यों रहे? देखिए सर, सबसे पहली चीज़ 2015 में जब मुझे जानकारी हुई
तो मुझे ये खुद पता नहीं है कि क्या सच है क्या झूठ है, क्या वाकई में संबंध एस्टेब्लिश हुए हैं। डीएनए होने के बाद ये क्लियर हो गया कि इनके हुए हैं। और डीएनए के बाद भी उसने ये बोला कि मैंने सिर्फ एक बार गलती की है, मगर उसके अगले 3 महीने के बाद जब अजीत सिंह इसको ले लेके होटलों में घूम रहे हैं, मेरे ही मोहल्ले में आके अपने घर ले जा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, तो मैं धीरे धीरे जान गया कि ये एक बार की गलती का परिणाम नहीं हो सकता, ये बार बार की गलती का परिणाम है। अब मैं इससे पहले कुछ सोचूं, मेरे 2 छोटे बच्चे मेरे सामने हैं। अब इन छोटे बच्चों को 2015 में मेरी लड़की 4 साल की है, मैं उसका क्या करूं, किसके पास भेज दूं? मेरी बहनें बाहर रहती हैं, माता पिता हैं, बूढ़े हैं, मेरे पिताजी बहुत बीमार चल रहे थे और मेरा सुन के वो और भी ज़्यादा बीमार हो गए, बाद में एक्सपायर भी हो गए। अब मेरे समझ में ये नहीं आ रहा मैं करूं क्या। मैं बहुत गहरे डिप्रेशन में था उस समय, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं फैसला लूं तो क्या लूं, क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे कहूं अपनी तकलीफ। भाई वो एसआई है, पुलिस में है, बहुत तरीके के उसके पास पैतरे हैं, किसी तरीके से मुझको मार सकता है, मैं अकेला किस किस से लड़ूंगा। सबसे पहला मेरा ऑप्शन था कि मैं नौकरी छोड़ूंगा, मेरे बच्चों के पास आऊं, उनकी सेफ्टी करूं। ये इसमें तो थोड़ा समय तो लगेगा ही। 2015 में मैंने एप्लीकेशन डाली और 2016 में सेवानिवृत्त होके आया। घर आके देखिए सर, खाली बैठ के बच्चों का भरण पोषण नहीं हो सकता आज के महंगाई के जमाने में। फिर मुझे दूसरी नौकरी भी करनी पड़ेगी, वो भी मैंने की। अगस्त 2016 में मैं नौकरी में आया, सितंबर में मैं अपने बच्चों के साथ रहने लगा। तब उसके बाद मैंने 2016 में ही अनुपमा से और हम अलग हो गए, जब हम जान गए कि षड्यंत्र करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके बाद ये है सर कि 2 बच्चे छोटे हैं, नौकर चाकर के भरोसे पालिए, मंझनपुर जैसी जगह में रोज आइए और जाइए। समय आपके पास कब है, कहाँ है? फिर जब मन बहुत दुखी होता है, दिमाग आपका काम ना करे, उस समय आप क्या फैसला ले पाएंगे। ये लगता था कि किसी तरीके से मेरा तो जीवन जो बर्बाद होना था हो गया, शायद इन बच्चों का मैं बचा लूं। अनुपमा से गिड़गिड़ाता रहता था कि अब भी वक्त है, मान जाओ, मैं तुम्हारे इस नाजायज बच्चे को अपना नाम भी देने को तैयार हूँ, यहीं रहो, इन बच्चों को भी देखो, ये तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे। मगर वो एक ना मेरी मानी, बीच बीच में मिलने आती थी, मिलती थी, थोड़ा बहुत फ़ोन पे बच्चों से बात कर ले, मगर उसके अंदर की ममता ख़त्म हो गई थी। फिर मैंने वकीलों से सलाह लेना शुरू किया कि मुझे क्या करना चाहिए। वकील से जब तक सलाह नहीं लूँगा, मैं कानून के बारे में नहीं जानता इतना। फिर लोगों ने बताया कि सबसे पहला आप अपना तलाक भी डालिए, जो ज़मीन आपकी अभी बची हुई है उसको ये बेच देंगे, उसके खिलाफ भी एक मुकदमा डालिए। अभी आपने क्या किया? मैंने ये दोनों काम कर रखे हैं पहले से। तलाक मेरा पिछले साल मेरे पक्ष में अलाउ हो चुका है, 1 साइडेड। अनुपमा केस लड़ने नहीं आई हैं और ज़मीन का मुकदमा चल रहा था। इस बीच में इन लोगों ने इसको कब्जा करने की कोशिश की और मुझे पूरी शक है कि किसी तरीके से अगर इन लोगों ने मुझे मार देने की कोशिश की या मार डालने में कामयाब हो गए तो मेरे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, भीख मांगेंगे और ये सारी ज़मीन लेके ये दोनों ऐश करेंगे पूरे जीवन। अभी आप एसपी कार्यालय कौशाम्बी गए थे। जी, मैंने एसपी कार्यालय में जो बातें आपसे कही, यही मैंने जो है उनको ये अपनी तरफ से प्रार्थना पत्र दिया कि मेरी मदद की जाए और यथाउचित जो भी कानूनी कार्रवाई अजीत सिंह के साथ बनती हो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। क्या आश्वासन मिला? अभी तो कुछ विशेष आश्वासन नहीं मिला है। जब तक कार्रवाई हो ना जाए तब तक क्या हम लोग समझें। मेरे पास से जितने प्रमाण हैं वो मैंने दे दिए, और चाहिए मैं और दे सकता हूँ। इतना प्रमाण सफिशिएंट है कि मैंने जो प्रमाण दे दिया है उससे कोई भी आदमी अभियुक्त है या नहीं है समझा जा सकता है। बाकी हम कोर्ट की भी शरण लेंगे। क्या कहना चाहते? मैं प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मेरी मदद की जाए। अगर मुझे कुछ हो या मेरे बच्चों को कुछ हो तो अजीत सिंह और अनुपमा पांडे, इन दोनों को दोषी ठहराया जाए और इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। एक सिपाही ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी को दरोगा जी हैं जो मंझनपुर पेट्रोलिंग तैनात हैं, उनके खिलाफ आरोप लगाया कि मेरी पत्नी को पहला फुसलाकर अपने पास रखे। क्या मतलब? सेना के एक भूतपूर्व सैनिक हैं जिनका आरोप है कि उनकी पत्नी को एक उप निरीक्षक हैं जो हमारे यहाँ पोस्ट हैं, उनके द्वारा बहलाया फुसलाया गया है। परंतु उनसे आज बात हुई है मेरी, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने उस महिला को तलाक दे दिया है। कुछ उनका ज़मीन का भी विवाद है और उसकी पूरी तरह से जांच सीओ मंझनपुर द्वारा की जा रही है। जो सत्यता होगी, जो साक्ष्य पाया जाएगा, उस पर कार्रवाई करेंगे। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं।